ठीक है। तो दो किस्म के एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग में क्या होता है, ये कंडीशंस पिछले ईयर से रिलेट कर रही होती हैं। एडजस्टिंग इवेंट्स में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जी सर। हमारे लास्ट ईयर से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की अकाउंटिंग से वो मस्ट रिलेशन होता है उनको। नॉन एडजस्टिंग में कंसर्न कंडीशंस व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग डेट, यानी उनका तल्लक पिछले साल से नहीं होता है। वो इवेंट्स अकेले यानी इंडिविजुअली सेपरेटली इसी यानी डेट में हो रहे होते हैं, यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हो रहे होते हैं, और उनका तल्लक भी पीछे से नहीं होता है। ठीक है, वो यानी फर्स्ट टाइम हो रहे होते हैं। एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू रिफ्लेक्ट द इवेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करना पड़ती है। और यहाँ पे एक और बात थी नॉन एडजस्टिंग में, अगर हमारा कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स इतना बड़ा हो रहा है कि हमारे गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर हमारी फैक्ट्री थी, अर्थक्वेक आया, पूरी की पूरी फैक्ट्री गिर गई, और अब कोई सोर्स नहीं है, नई फाइनेंस भी नहीं है, बैंक भी नहीं फाइनेंस देगा, कोई और शेयर होल्डर्स भी फाइनेंस नहीं देंगे कि हम दोबारा से फैक्ट्री खड़ी कर सकें। अब समझ लें हमें जी। बिजनेस क्लोज ही करना पड़ेगा। तो फिर जो है हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा। वो फिर गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट पड़ेगा। गोइंग कंसर्न क्या होता है? हाँ जी। गोइंग कंसर्न ये है कि बिजनेस फ्यूचर के लिए हमारा वो पूरा साल वो चल सकेगा हाँ या नहीं, जी, इतना हमारे बिल्कुल पास। ऐसा है। इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल continue for the foreseeable futures for approximately 12 months। ठीक है, for the coming 12 months, जी यानी सर। ये एक एजम्पशन होता है कि बिजनेस जो है नेक्स्ट 12 मंथ तक सरवाइव कर सकेगा, यानी चलेगा। ठीक है, तो फिर वो एजम्पशन हमारा ब्रेक डाउन जब होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनती हैं। ब्रेकअप बेसिस कौन सी होती है, अकाउंट ब्रेकअप बेसिस पे कौन सी अकाउंटिंग होती है? ठीक है, ये मैंने एक दफा आपको बताया था अलबत्ता। नॉन करंट एसेट्स बी करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन सबको जी रियलाइज किया जाता है। ठीक है, जी। जी और इन सबको रियलाइज किया जाता है, यानी सबको सेल किया जाता है। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं वो भी करंट लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी उनको हम एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज को पे करना पड़ता है, और जो बचता है शेयर होल्डर्स में डिवाइड वगैरह कर देते हैं। ठीक है, ये होती है ब्रेकअप बेसिस, यानी जी। बिजनेस का एंडिंग है। तो डू नॉट इम्पैक्ट गोइंग कंसर्न, अगर वो छोटा इवेंट, हम साल के तौर पर फैक्ट्री में कोई दरार वगैरह आई है, कोई गिरने वाली नहीं है, इतने बस थोड़े से एसेट्स हमारे डैमेज हुए हैं, तो एंड शेड करना आया ये। हाँ जी, तो फिर यानी इतना यानी नहीं इवेंट्स क्या कहते हैं कि एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा पीछे। डोंट एडजस्ट इन द फाइनेंस, सिर्फ उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर बाय नोट इफ इम्पोर्टेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। तो वो भी कि हम समझते हूँ कि यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स टू क्लियर हुए। ठीक है, adjusting and non-adjusting events, those events provide additional evidence of conditions existing at the reporting date. For example, any receivables at the reporting date which are subsequently regarded as possibly not being collected। ठीक है, यानी वो बाद में बैंक करप्ट हो गया, हमारे रिसीवेबल्स थे, हमने अकाउंट रिसीवेबल में एंट्री की हुई थी एसेट्स में कि हमने इस बंदे से 5,000 लेना है, $5,000 लेना है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कलेक्टिबल नहीं है, कि हम नहीं ले सकते, ईयर एंड के बाद पता चला। तो रिक्वायर्ड एज द रिपोर्टिंग डेट, इफ अ मटेरियल एडजस्टिंग इवेंट इज आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट द रेलिवेंट कंडीशन। अगर समझ लो को कोई ऐसा हो कि यानी 50, अभी वो मटेरियलिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, रेलिवेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये तो हम मटेरियलिटी हर चीज में ही देखते हैं कि अगर वो इवेंट मटेरियल है तो एडजस्ट करना है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और ऑडिट में भी यही होता है, अगर आपका यानी गलती जो है अकाउंटेंट की गलती मटेरियल है तो आप उसको एडजस्ट करने को कहें, अगर वो एडजस्ट नहीं करता है तो रॉन्ग ओपिनियन देनी पड़ती है, यानी अनक्वालिफाइड ओपिनियन देनी पड़ती है। अगर वो क्या कहते हैं मैटर मटेरियल नहीं है सिर्फ, यानी समझ लें अभी मटेरियलिटी की एग्जांपल ये होती है, जैसे $100 है टोटल बैलेंस, और मटेरियलिटी के बेंच मार्क्स होते हैं, चलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, जैसे रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, फिर जो होता है टोटल एसेट्स, और भी बेंच मार्क होते हैं लेकिन मैक्सिमम यही यूज किए जाते हैं अक्सर।
तो रेवेन्यू के लिए 0.5 to 1%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5 to 10%, और टोटल एसेट्स का 1 to 2%। ठीक है, मिस्टेक देखी जाती है कितने अमाउंट किया है। मिसाल के तौर पर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5000, ठीक हो गया, और जी हमारे अकाउंट्स में मिस्टेक है कितने की, $100 की, आगे पीछे हमने कर दिया, यानी रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं किए समझ लो, या रिकॉर्ड कर दिए, ओवर स्टेटमेंट कर दिए रिसीवेबल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स जी। ओवर स्टेट कर दिए। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5000 है। इसकी मटेरियलिटी कैसे चेक करेंगे, ये परसेंटेज चेक करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये कितनी बनती है, 5% बनती है। तकरीबन। ठीक है, 5% है, तो ये 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इसका मतलब ये मटेरियल अमाउंट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर ये $50 है, ठीक है, $50 अमाउंट टू है, परसेंट तो ये टू टू परसेंट पॉइंट बनती है सारी। अच्छा, ये 2% बनती है। जी। हाँ, फिर ये क्या है समझ लें, अगर 2%, हाँ, नहीं है। अगर वो थाउजेंड थाउजेंड हो तो क्या बनेगी, 1000 हो तो फिर तो ज्यादा बनती है ना। मैंने यहाँ पे कितना, अच्छा, $100 लिखा था, हाँ हाँ, 1000 हो 20% बनती है। 10% 1000 हो, 500 हाँ बनता है बिल्कुल ना। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये 2% थी, यानी $100 हमारा लॉस हुआ, तो ये 2% है मटेरियलिटी नहीं है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो ये अमाउंट मटेरियल नहीं है, यानी ये लिखें या ना लिखें, इससे यूजर्स को इतना तो फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज है। अगर हमारा एडजस्टिंग इवेंट भी इमैटेरियल हो, तो उसको चाहे एडजस्ट करें या ना करें, जैसे ही नहीं, 1000 में से ₹5 गिर जाए, तो यानी 995 बच जाते, कोई इतना इफेक्ट नहीं फर्क नहीं पड़ता है। ठीक पड़ता। है, तो 100 में से 5 गिर जाए, तब भी एक फिर लेवल होता है, फर्क। यानी 95, यानी इसके मुकाबले में यानी फर्क काफी पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से 10 में से अगर 5 गिर जाए, तो ये फिर तो बहुत फर्क बड़ा पड़ेगा। इम्पैक्ट है। ठीक है, यानी 50% तक इम्पैक्ट चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जी। यानी इम्पैक्ट देखना पड़ता है। अगर लाखों में से कोई ₹100 गुम हो गया, तो वो यानी कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। 1000 में से 100 गुम गया, तो वो जो है इम्पैक्ट रखता है। तो ऐसे यानी मटेरियलिटी लेवल ये होता है। तो बाकी ये कि एडजस्ट करना पड़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, ये पॉइंट आपको सेम टू सेम ऐसे ही आते होते हैं। सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ ए कोर्ट केस विच कंफर्म्स अ ईयर एंड ऑब्लिगेशन। बोलिएगा। ठीक है, सेटलमेंट हो रही है, यानी कोर्स के कोर्ट केस के, यानी हम पे केस हुआ था, या हमें वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी, या हमने किया हुआ था, हमें वो रकम मिल गई। ठीक है, या हम पे किसी ने, कस्टमर्स ने किया हुआ था, और कस्टमर्स ने क्लेम किया हुआ था हम पे, और हमने वो सेटल करनी है अमाउंट। ठीक है, हमने 2000 उनको पे करना था एज ए लायबिलिटी के तौर पर, तो वो कोर्स केस सेटलमेंट हुई है, जो इसी ईयर से रिलेट करता था। ठीक है, 2021 से सेटलमेंट हुई है 2022 के फर्स्ट 4 मंथ्स में। ठीक है, तो वो एडजस्टेबल होगा, वो हमने पीछे एडजस्ट करना होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट दैट इंडिकेट्स एन एसेट वाज इम्पेयर्ड एट द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, इम्पेयर्ड का क्या मतलब होता है, इम्पेयर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेस हो जाती है, एसेट की फेयर जो वैल्यू होती से। है, हाँ, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू जो होती है ना, वो लेस हो जाती है, एसेट डैमेज होना शुरू हो जाता है, इम्पेयर। और ये किस वजह से, सम इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी। इंटरनल आउट फैक्टर्स, ऑफ फैशन भी हो सकता है। हाँ जी, वो एक्सटर्नल की कैटेगरी में आएगा, आउट ऑफ फैशन। ठीक है, तो इंटरनल के यानी मशीन के खुद कोई डिफॉल्ट आ गया, या मशीन हमसे गिरी, कोई इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट आ गया उसमें, ठीक है, तो मशीन इम्पेयर्ड होगी, तो आउट ऑफ फैशन हो गई। तो तब भी यानी अब मार्केट में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, नई मशीनें आ गई, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो मशीन थी उसकी वैल्यू इम्पेयर्ड आ गई। ठीक है, तो दूसरा यानी जो क्या कहते हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स में इम्पेयरमेंट कैसे होती है, हमारी रेपुटेशन जब लूज होती है, हम कस्टमर्स को समझ लोगे, यानी बेकरी है हमारी, तो कस्टमर्स को यानी थोड़े से बासी पुराने केक चार्ज वगैरह ज्यादा देते कर रहे हैं, हैं या क्या आप कह रहे हो, रेट ज्यादा है या रेट ज्यादा कर देते थोड़ा।
हाँ, रेट से रेपुटेशन का तल्लक नहीं होता। रेट से आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी रेपुटेशन का जो होता है ना, कस्टमर क्वालिटी गिरा देते हैं। सेटिस्फेक्शन, हाँ जी, क्वालिटी। जब अभी क्वालिटी डैमेज होती है ना, कस्टमर जब डिससेटिस्फाई हो जाता है ना, अब रेट का जो होता है ना, रेट इतना इफेक्ट नहीं करता है। क्वालिटी के साथ जो है ना, वो रेट मैटर जी। करता है। अब की क्वालिटी अच्छी ना हो तो रेट ज्यादा कर रहे हो, वो फिर आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा। लेकिन रेपुटेशन का डायरेक्ट ताल्लुक क्वालिटी से होता है। कस्टमर से अब उनको बासी चीजें दे रहे हैं, तो फिर आपकी रेपुटेशन गिरती जाएगा, ब्रांड नेम गिरता जाएगा। तो वो मतलब, यानी पहले आपके पास 50 कस्टमर आ रहा था, अभी सिर्फ 20-25 कस्टमर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी गुडविल इम्पेयर हुई है, आपका ब्रांड इम्पेयर हुआ है। तो ये जो इम्पेयरमेंट है, जिसकी वजह से आप अब 25 कस्टमर आए, पहले हमारी गुडविल समझ लो 5,000 थी, $5,000 की थी। तो अब 50 25 कस्टमर हो ये नहीं रही है। आते, 25 आते हैं, तो यानी 25 कस्टमर आते हैं, गुडविल 5,000 से डैमेज होके 2,500 तक पहुंच जाइए, यानी। तो वो जो 2,500 हमारी इम्पेयरमेंट हुई है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस माइनस करना है, ठीक है। एक्सपेंस, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट होता है और एसेट्स क्रेडिट होता है। ये इम्पेयरमेंट आपने पढ़ा तो नहीं है ना, मुझे लगता है। ये नहीं नहीं। F7 में आएगा। F7 में इसका ये बड़ा यानी इंपॉर्टेंट है, F7 में भी, ऑडिट में भी, और फिर SBR में भी, और फिर ऑडिट में, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पेयरमेंट, बैंकरप्सी, बैंकरप्सी ऑफ ए कस्टमर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट दैट कंफर्म्स द, ये हम डिस्कस कर चुके। सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एट अ प्राइस लोअर देन कॉस्ट, ठीक है। ये वाली बात समझना, हमारा यानी ईयर एंड पे हम कास्ट रिकॉग्नाइज करते, यानी ईयर एंड पे हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की हुई थी। हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, किस पे की जाती है? लोअर ऑफ कॉस्ट। हाँ, NRV और कास्ट, ठीक है, लोअर ऑफ NRV और कास्ट, ठीक है। तो हमने जी। इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज किया, समझ लो कास्ट पे, लोअर ऑफ पे किया। तो कितने पे किया? $10 पे हम हर यूनिट को रिकॉग्नाइज किया, समझ लें, या $50 कर लो, चेयर्स हम सेल करते हैं, चेयर्स, तो $50 है, हम चेयर की इतनी यानी रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ईयर एंड हुआ हमारा, 2022 का स्टार्ट हुआ, तो हम चेयर सेल करने लगे, तो चेयर्स हमारी सेल हुई $45 पे। कितनी पे सेल हुई? पर डॉलर फोर्टी चेयर, फाइव पे। पर चेयर सेल हो रही है $45 पे। इसका मतलब हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट रिकॉग्नाइज की हुई है $50। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 यूनिट्स हैं चेयर्स के, ठीक है। तो 100 यूनिट्स हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं? 50 के रेट पे। 50 के रेट पे कितनी बनती है? यानी 5,000, 50 + 5। हाँ ठीक है। जी। तो यानी वो सेल इस कास्ट के वाले से हो रही है, यानी इतना मार्जिन, इस कास्ट पे मार्जिन लग के सेल हो रहा है, यानी $45 की कास्ट 500 पे वो कम हो सेल जाता हो है। रही है, यानी 5 से कम हो रही है। तो 100 यूनिट 5 से कम हो रहे हैं, तो एडजस्ट 500 होंगे का करना डिफरेंस पड़ेगा। हो रहा है, यानी 500 का डिफरेंस, 500 से हमने ज्यादा कास्ट जो है इन्वेंट्री की ज्यादा लगाई हुई है, तो वो एडजस्ट जी। करनी है इन्वेंट्री को, वैल्यू एट लोअर ऑफ कास्ट और NRV करना है, जो 4500 बनता है, ठीक हो गया जी। ये चीज। फिर जो है द डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कास्ट of assets purchased and proceeds from assets sold before the reporting date, determination after the reporting date of the cost of assets purchased or proceeds from assets sold, हाँ ठीक है, ठीक है। हमें वो प्रोसीड्स या कास्ट जो है हम पे करते हैं, यानी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग डेट, हमने एसेट लिया हुआ था लेकिन उसकी प्रोसीड हमें मिलती है या हम पे करते हैं कब? ईयर एंड के बाद, समझ आई? जी। तो हमें कैश, हमने एसेट, नॉन करंट एसेट कोई सेल किया हुआ था, तो उसकी हमें प्रोसीड मिलती है जी 22 फरवरी में, फरवरी 2022 में एसेट पिछले साल सेल किया हुआ था, तो वो फिर एडजस्ट करनी है लास्ट ईयर के रिपोर्ट्स में, ठीक है। वोटिंग डेट से पहले। हाँ जी। जी। तो द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर्स showing that the financial statements are incorrect, ठीक है।
फ्रॉड और एरर्स हुआ हो तो वो एडजस्टिंग में आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे घूस्ट इम्प्लाई क्रिएट करके किया जाता है। ठीक है, पेरोल डिपार्टमेंट अक्सर इस तरीके से करता है कि घूस्ट पेरोल का बड़ा हेड होना जो वो घूस्ट इम्प्लाई क्रिएट कर देता है। घूस्ट इम्प्लाई से मुराद यानी इम्प्लाई को बंदा नहीं होता है, बस ऐसे ही वो इम्प्लाई के नाम यानी रिकॉर्ड में मेंशन कर देता है। आपकी कंपनी में बस उसको इम्प्लाई पे मिलती रहती है। 25, हाँ जी 25 वर्क कर पे रहे और हैं, लेकिन पे रोल में आपके 30 इम्प्लाइज रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसा आपके 30 इम्प्लाइज को सैलरी जा रही है। कोई 5 के स्ट्रॉन्ग, अंदर। हाँ, आपके इंटरनल कंट्रोल वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चेक होते हैं कि कितने एम्प्लॉय हैं जी, सैलरी कितने को मिल रही है। ये वो तो जो पे रोल का हेड है ना, वो जो 5 एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है ना, तो वो समझ लें वो अपने उनके अकाउंट्स के नाम पे जो है ना खुद ही ले रहा होता है सैलरी। तो ये इस किस्म के फ्रॉड, तो ये जो फ्रॉड हो रहे हो तो ये भी एडजस्टेबल करने हैं आपने। इनकी रियलिटी देखनी है, ये इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेसेस होती हैं, तो ऐसे फ्रॉड भी या एरर्स भी एडजस्ट करने होते हैं आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ये जा किधर रही है एक्सपेंसिव, वो फिर भी समझ लें ये एक ऑडिट की कैटेगरी में आ जाता है ये लास्ट वाला। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, these are events arising after the reporting date but which do not concern conditions existing at the reporting date. Such events will not therefore have any effect on the items in the statement of profit or loss or the statement of financial position. ठीक है, जिनका पिछले साल से कोई तल्लक नहीं होता वो फिर इन साल की उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अफेक्ट नहीं करते। prevent the financial statement misleading position, some of additional disclosure, तो disclosure उसके लिए required होता है। तो इफ द इवेंट्स आर मटेरियल, ठीक है, मटेरियल हूं तो डिस्क्लोज करना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। बाय द वे ऑफ ए नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ द इवेंट, डिटेल्स ऑफ द इवेंट बताना है। ठीक है, इवेंट किस नेचर का है और उसकी अमाउंट का एस्टिमेट वगैरह। एग्जाम्पल्स हैं, अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका पिछले साल से कोई तल्लक नहीं है, ऑपरेशन वो चल रहा है, पिछला साल वो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अभी इसका पिछले साल से कोई तल्लक नहीं है। नेक्स्ट साल यानी हमारा प्लान बना के इस साल हमने स्टॉप करना है, तो वो जो है पिछले साल से उसका कोई तल्लक नहीं है। मेजर परचेजेस ऑफ एसेट्स, हमने जी कहना है कि इस साल जो है हमने एक नई कंपनी न्यू कंपनी एक्वायर करनी है। ठीक है, तो इसका जी पिछले साल से कोई तल्लक नहीं है, ये हमारा नया डिसीजन है, ये भी नया डिसीजन है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बाय फायर और फ्लड, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से extent of loss is such that entity may not be able to continue as a going concern, तो वो लॉस इतना हो जाए फायर या फ्लड से हमारी पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाए, इन विच केस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीपेयर्ड में नीड टू बी क्वेश्चन। तो फिर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल बेसिस पे बनी है यानी गोइंग कंसर्न बेसिस पे, जो हम नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना जैसे नॉन करंट एसेट्स एसेट्स, वो जो होती हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी हुई होती है। हम यही एज्यूम कर रहे थे बिजनेस चलेगा हमारा, तो इसलिए गोइंग कंसर्न बेसिस पे। अगर बिजनेस नहीं कंटिन्यू करता हमारा तो फिर ब्रेकअप बेसिस पे, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल है अगर वो बहुत बड़ा मटेरियल इंपैक्ट है जो गोइंग कंसर्न ऑफ बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो जी एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स यानी हमने कहना है कि ये बात ये काम हमने करना ही करना है, यानी समझ लें ये यही ऊपर डिसकंटिन्यूटी या ऑपरेशन के बारे में, यानी जैसे रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग हमने करनी है, डी लेयरिंग करनी है, हमने इतने एम्प्लॉयज को यानी नहीं रखना है, छोड़ यानी इस ऑपरेशन को क्लोज करना है और इतने एम्प्लॉयज को नहीं रखना है, हमने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज रीस्ट्रक्चर करना है, ऐसे करने या कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हों हमारी। ठीक है, कि पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हो, ठीक है, पॉसिबल प्रोबेबल नहीं, ठीक है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन लेस देन 50% चांस वाला कि हमें ये जी लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है, तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के केस में आता है, यानी हम हमारा कोई ईयर एंड पे केस हो गया जो यानी वो बात है कि ये ऊपर हमने पढ़ा ना एडजस्टिंग कौन सा होता है, कोर्ट्स क्या कहते हैं, कोर्ट सेटलमेंट।
ठीक है, कोर्ट केस की सेटलमेंट हुई कब, हो जाए। यानी पिछले ईयर से रिलेट करता था, लेकिन इस ईयर 2022 में कोर्ट की सेटलमेंट हुई, तो वो एडजस्ट एडजस्ट होगा। करना पड़ा। ठीक है, लेकिन पिछले ईयर हमारा कोई इवेंट हुआ था, उसका हमें क्लियर नहीं था कि प्रोबेबल चांसेस हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, या वर्चुअली सर्टेन है। इस दफा हमें पता चल रहा है और इस ईयर के रिकॉर्ड नहीं स्टार्ट करा। में कि पॉसिबल ओब्लिगेशन है। हमारा एक आध केस चला तो हमें पता चला पॉसिबल ओब्लिगेशन है कि हमें ये नहीं लायबिलिटी करा। पे करनी पड़े। ठीक है, तो पॉसिबल ओब्लिगेशन है, यानी हमें अभी फुल श्योरिटी जस्ट। नहीं है कि हम पे करेंगे, तो वो फिर कंटीजेंट लायबिलिटी आपको पता है डिस्क्लोज ही होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी की प्रोविजन नहीं बनती, वो लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है। ठीक है, और कोई कोर्ट केस जो नया केस स्टार्ट हो रहा है आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी पिछले से उसका कोई तल्लक नहीं है, वो भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होता है। ठीक है, हाँ जी। आपको ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 दिखाई दे रही है? जी। हाँ जी, इन 6 को गौर से देखें और आप मुझे बताएंगे अभी थोड़ा सा लॉजिक के साथ साथ कि ये किस किस से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये रीड करें और मुझे बताएं जरा अंडरस्टैंडिंग 3 में। सर जो पहली है ना, हाँ जी, बताएं पहली। पहली रिकॉर्ड होगी ना। एडजस्टिंग एडजस्ट होगी, होगी ना। नॉन एडजस्टिंग? एडजस्ट होगी ना पहली। अच्छा, यानी क्या मतलब, कैसे आपको पता चला? मतलब कि जो सेल 2 जुलाई को हुई थी से इन्वेंट्री की, वो हमने कॉस्ट से लेस पे वो रिकॉर्ड की है, समझ लें, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट पे, तो वो फिर एडजस्ट होगी ना। नहीं, मुझे आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ पॉइंट। आप मुझे फिर दोबारा बताएं, यानी आप जो बात बता रहे हैं ना वो मुझे क्लियर बताएं। मतलब इन्हें लिखा है सेल्स ऑफ ईयर इन इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो सेल्स है, हम्म। तो वो वर एट वो रिकॉर्ड हुई थी लेस देन कॉस्ट, मतलब नेट रियलाइजेबल एनआरवी पे हुई हुई है वो रिकॉर्ड। क्या कह रहे हैं? नहीं, आप इसका सेंस नहीं समझ सके। इन्वेंट्री, सेल्स सर ऑफ ईयर एंड इन्वेंट्री कब हुई है? सेल दो हुई है जुलाई को हुई है सर। 2 जुलाई को, मतलब के वराट लेस देन कास्ट। तो यानी जब सेल हुई है ना उस मतलब वक्त इन्वेंट्री की वैल्यू लेस देन कास्ट थी, जबकि हमने जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई थी ना वो ज्यादा की वैल्यू पे रिकॉर्ड की हुई थी। तो ये होगी ना ज़ाहिरा। हाँ बिल्कुल एडजस्ट होगी। नेक्स्ट। द इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स ऑन 4 जुलाई 20 शेयर्स, ये तो नहीं रिकॉर्ड एडजस्ट होंगे। हाँ, इसका पीछे से कोई तल्लक नहीं है, न्यू शेयर्स हम इशू कर। A fire in the main market when the small quantity of inventory was destroyed, मतलब ये इतना, ये भी नॉन एडजस्टिंग होगी, क्योंकि बड़ा जिस तरह अगर मतलब पूरी बिल्डिंग जल जाती है ये वो, तो फिर हम एडजस्ट करते। जबरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट। अब मेजर क्रेडिट कस्टमर डिक्लेयर बैंक करप्ट ऑन 10 जुलाई, ये एडजस्ट होगा क्योंकि हमने अगर 5,000 या 10,000 लिखे हुए हैं इरिकवर डेब्ट, तो अगर वो बैंक करप्ट हो गया तो फिर रिसीवेबल हमें कम करने पड़ेंगे ना। हाँ ओके, एडजस्टेबल है, ठीक है। ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपटीटर
TINCO was acquired on 21 July. All of the share capital of a competitor TINCO was acquired on. All of the share capital of a competitor. कंपटीटर से हमारा क्या ताल्लुक है? ये मैं एक बात बता, ऊपर मैंने ये एक स्टेटमेंट पढ़ चुकी है, ये अभी मैं ऊपर लेके जाऊंगा, लिखा हुआ भी है मैंने ऊपर, आप सिर्फ थोड़ा सा नहीं, वो गौर करें। प्राइसिस का होता है, लेकिन यह है कि नहीं, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है ऊपर, मैं आपको बताऊंगा, रिलेट भी करके बताऊंगा, आप सिर्फ थोड़ा सा सोचे लेकिन कि क्या कुछ बन रहा है। ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ TINCO was acquired on, मतलब कि अगर कंपटीटर के शेयर जो थे वो हमने सारे एक्वायर कर लिए, हम्म लेकिन ये एडजस्ट तो ही ना होंगे, हमने खुद एक्वायर किए हैं, तो ये हमारे पास ही आएंगे ना जो बिल्कुल, ये एडजस्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पिछले साल से तल्लक ही नहीं बन रहा है, ये तो हमने नई अब स्ट्रेटजी भी अपनाई। खरीदें। हम्म जी, ये on 1 August 26 5 lakh पर received in ये respect देखो, of an, हाँ ये ऊपर ये मैंने क्या किया, मेजर परचेजेस ऑफ एसेट्स, यानी न्यू कंपनी भी खरीद रहे हैं, न्यू एक्विजिशन कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर जी रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो ये जी क्या था, हमारी एक स्ट्रेटजी थी कि नो जस्टिंग है। कंपटीटर था, हमने अपने मार्केट में टक्कर देने वाले बंदे को ही खरीद लिया है। अब मार्केट में कौन जी टक्कर देगा हमें? ठीक है, ये एक नए प्लान, नए स्ट्रेटजी, ये लास्ट नॉन वाला होगा एडजस्टेड। सारा जस्ट, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है और हम इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये भी अर्जिंग, ये एक 13 फरवरी फेवरेबल, का था, हमें ये अगस्त में एक, मिला। हाँ हमारे लिए क्या है, एक फेवरेबल टर्म है। किस किसी का क्वेश्चन आते हैं सिर्फ जस्टिंग नो तो जस्टिंग। देखें इसके डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में क्या क्या चीज जरूरी होती है? इट इज मटेरियल है, तो मटेरियल है तो सिर्फ, मटेरियलिटी होनी चाहिए। मटेरियल है तो फिर हमें ये चीजें डिस्क्लोज करनी है। क्या चीज आपको पहले मैं बता चुका हूँ, नेचर, नेचर ऑफ द प्रोबेबिलिटी इवेंट, भी होनी और फाइनेंशियल चाहिए। इफेक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका बताना है। ठीक है, कि नहीं, वो जो कितने, मतलब 1000 से 5 और हाँ जी, 5 अगर इन्वेंट्री 100 से डैमेज 5। हुई है, फायर से कितनी इन्वेंट्री डैमेज हुई है। जी खाना, ठीक है। जी सर। तो रेवेन्यू फ्रॉम, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। अच्छा, तो ये 5 एक मिनट की ब्रेक ले लें, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लेस देन 1 मिनट यहाँ से भी क्लोज होने वाला है, तो 5 एक मिनट में हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक।